सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज 8 सितंबर 2025 है और हमारे पास है पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और दूसरी विश्वसनीय सरकारी वेबसाइट से ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, और हमारा मकसद है आपको यूपीएससी परीक्षा के लिए जरूरी करंट अफेयर्स का एक गहरा विश्लेषण देना, बिल्कुल स्पष्ट और उम्मीद है रोचक तरीके से। बिल्कुल, आज हम कई सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी, बिहार मतदाता सूची वाला विवाद, भारत की पहली डिजिटल जनगणना, अरे हाँ, शेयर बाजार की तेजी, फिर असम चाय उद्योग की चिंताएं, और भारत इजराइल संधि, आरआईसी रिश्तों पर भी बात होगी, कल रात का चंद्रग्रहण, केरल में एक बीमारी का प्रकोप, कुलगाम मुठभेड़, और आखिर में डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी। मतलब काफी कुछ है आज। हाँ, काफी कुछ है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले पॉलिटियन गवर्नेंस से शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कल वोटिंग है और खबर है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों अपने सांसदों को वोटिंग प्रक्रिया पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये क्यों? मतलब एमपीज को भी ट्रेनिंग? हाँ, ये जरूरी है क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव की जो वोटिंग सिस्टम है वो थोड़ी अलग है। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एसटीवी। हिंदी में कहें तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत, एसटीवी। हाँ। अच्छा, ये वही सिस्टम है जो राज्यसभा चुनावों में भी यूज होता है ना? बिल्कुल। इसमें वोटर्स जो यहाँ सांसद हैं उन्हें अपनी पसंद के कैंडिडेट्स को रैंक करना होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ऐसे। ओके, वरीयता देनी होती है। हाँ, और जीतने के लिए एक कोटा चाहिए होता है, मतलब एक मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स। अगर किसी को पहली वरीयता के वोटों से ये कोटा मिल गया तो वो जीत जाते हैं। और अगर नहीं मिला तो फिर जिस कैंडिडेट को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिले हैं वो बाहर हो जाता है, और उसके वोटों को उन वोटों पर लिखी सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से बाकी बचे कैंडिडेट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी को कोटा न मिल जाए। तो ये थोड़ा पेचीदा है। मतलब एक भी वोट गलत तरीके से डाला गया या प्रेफरेंस सही से मार्क नहीं की तो वो बेकार हो सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जब मुकाबला कड़ा हो तो हर एक वोट मायने रखता है। इसीलिए पार्टियां अपने सांसदों को ट्रेनिंग दे रही हैं ताकि कोई गलती ना हो और वोट व्यर्थ ना जाए। इंडिया ब्लॉक ने तो मॉक पोल भी किया और एनडीए ने संसद कार्यशाला जैसा कुछ आयोजित किया है। समझ गई, ये हाई पॉलिटिकल स्टेक्स वाला मामला है। अच्छा, प्रीलिम्स के लिहाज से ये जानना जरूरी है कि इसका इलेक्टोरल कॉलेज मतलब निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति चुनाव से कैसे अलग है। ये अक्सर पूछा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, इसको ध्यान से समझना होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, मतलब इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। सब सदस्य, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। राष्ट्रपति चुनाव में तो नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते ना? सही कहा। राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड एमपीज, लोकसभा प्लस राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड एमएलएज ही वोट डालते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स और विधान परिषदों के सदस्य एमएलसीज राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालते। ये एक बड़ा अंतर है। अच्छा, ये टेबल फॉर्मेट में याद रखना आसान रहेगा। और उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या हैं? क्वालिफिकेशन सीधी हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण न करता हो। ठीक है। और इस बार 2025 के उम्मीदवार कौन हैं? इंडिया की तरफ से उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक की तरफ से हैं जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी। ओके, अब मेंस के नजरिए से देखते हैं पद का सामरिक महत्व, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है राज्यसभा के सभापति होने के अलावा? देखिए, उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं और उनका मुख्य कार्य राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में होता है। ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? मतलब सदन चलाना ही तो है? सिर्फ चलाना नहीं, सभापति सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, नियमों की व्याख्या करते हैं, सदस्यों को बोलने का समय देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, अगर किसी बिल या प्रस्ताव पर वोट बराबर हो जाएं, तो उन्हें निर्णायक मत कास्टिंग वोट देने का अधिकार होता है। अच्छा, कास्टिंग वोट। हाँ, ये तो बहुत पावरफुल हो सकता है, खासकर जब सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत कम हो या ना हो। बिल्कुल, जब लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पार्टियों का बहुमत हो, तब राज्यसभा सभापति की भूमिका और भी अहम हो जाती है। वो लेजिस्लेटिव बिजनेस मतलब विधायी कामकाज के प्रवाह को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं।
वो नियमों की व्याख्या कैसे करते हैं, किस सदस्य को कद बोलने देते हैं, ये सब मायने रखता है। तो ये पद सिर्फ सेरेमोनियल नहीं है, फंक्शनल है। और आज की ध्रुवीकृत राजनीति, पोलराइज्ड पॉलिटी में जहां हर वोट गिना जा रहा है, वहां प्रक्रियात्मक कठोरता, प्रोसीजरल रिगर क्यों जरूरी है, ये ट्रेनिंग से साफ है। हाँ, अनुभवी सांसदों को भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है। ये दिखाता है कि एसटीवी की जटिलता और राजनीतिक दांव कितने ऊंचे हैं। पार्टियां कोई चांस नहीं लेना चाहती। उपराष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है कि वो एक तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका निभाएं, जो संसदीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अच्छा, संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो कौन से आर्टिकल्स रेलेवेंट है? आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 66 चुनाव की प्रक्रिया बताता है और आर्टिकल 67 उनके कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में है। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 और उसके रूल्स 1974 भी हैं, जो चुनाव प्रक्रिया को गवर्न करते हैं। ठीक है। क्रॉस लिंक्स में राज्यसभा सभापति की शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष से कैसे तुलनीय हैं, या 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ में उनकी भूमिका क्या है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हाँ, ये तुलनात्मक अध्ययन मेंस के लिए उपयोगी हो सकता है। चलिए अब अगले मुद्दे पर चलते हैं। हाँ, बिहार चलते हैं। वहां मतदाता सूची संशोधन, इलेक्टोरल रोल रिवीजन पर विवाद चल रहा है। विपक्ष की क्या चिंताएं हैं? बिहार में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रहा है मतदाता सूची का। विपक्ष, खासकर आरजेडी और कांग्रेस, इस प्रक्रिया पर चिंता जता रहे हैं। उनका तर्क है कि बिहार में कई सीटों पर पिछले चुनावों में हार जीत का अंतर बहुत कम था। ऐसे में मतदाता सूची में कोई भी हेरफेर नतीजों को पलट सकता है। लो मार्जिन विक्ट्रीज वाला पॉइंट वैलिड है, लेकिन उनकी चिंता का आधार क्या है? मतलब उन्हें गड़बड़ी का डर क्यों है? उनकी चिंता का मुख्य कारण फॉर्म 7 के संभावित दुरुपयोग को लेकर है। फॉर्म 7 वो फॉर्म होता है जिससे किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने के लिए आवेदन किया जाता है। विपक्ष को डर है कि फर्जी या गलत आवेदनों के जरिए उनके समर्थकों के नाम हटाए जा सकते हैं। अच्छा, और द हिंदू के संपादकीय ने इसकी तुलना कर्नाटक के आलंद मामले से की है। वो क्या था? हाँ, आलंद कर्नाटक में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा ही विवाद हुआ था। आरोप लगे थे कि हजारों की संख्या में फर्जी फॉर्म 7 ऑनलाइन जमा किए गए थे ताकि विशेष समुदायों के मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें। इसमें डिजिटल साधनों जैसे डायनेमिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने के आरोप थे। ओह, मतलब ये एक पैटर्न हो सकता है और इससे ईसीआई की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, संपादकीय यही इशारा कर रहा है कि ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। ईसीआई की भूमिका पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की कमी महसूस की जा रही है। जैसे बिहार में भी रिपोर्ट्स के अनुसार ईसीआई ने हटाए गए नामों का विवरण शुरू में साझा नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही जानकारी दी। ये एक प्रतिक्रियात्मक रवैया लगता है जिससे राजनीतिक दलों और जनता में एक ट्रस्ट डेफिसिट यानी विश्वास की कमी पैदा होती है। ये ट्रस्ट डेफिसिट बहुत गंभीर शब्द है, खासकर ईसीआई जैसी संस्था के लिए। संविधान के तहत ईसीआई की क्या शक्तियां हैं इस मामले में? संविधान का आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को चुनाव कराने, निर्देशन और नियंत्रण की व्यापक शक्तियां देता है। आर्टिकल 325 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी को मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की गारंटी देता है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 21 ईसीआई को मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने का अधिकार देता है। तो ईसीआई के पास अधिकार तो है, लेकिन ये एसआईआर प्रक्रिया असल में होती कैसे है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर में चुनाव कर्मचारी घर घर जाकर डोर टू डोर वेरिफिकेशन, मतदाताओं का सत्यापन करते हैं। इसका उद्देश्य होता है सूची को अपडेट करना, नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना और जो अपात्र हो गए हैं, जैसे जिनकी मृत्यु हो गई, जो कहीं और शिफ्ट हो गए या जिनके नाम डुप्लीकेट हैं, उन्हें हटाना। ये सामान्य पुनरीक्षण समरी रिवीजन से ज्यादा गहन प्रक्रिया होती है। तो इरादा तो नेक है, सूची को साफ और सटीक रखना। लेकिन इसमें जोखिम भी है, जैसा आलंद मामले से लगता है। हाँ, जोखिम दोहरा है।
एक तरफ सूची की अखंडता, इंटेग्रिटी बनाए रखनी है ताकि बोगस वोटिंग ना हो। दूसरी तरफ समावेशन सुनिश्चित करना है, यानी कोई भी पात्र नागरिक, खासकर हाशिए पर रहने वाले मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज, जिनके पास दस्तावेज पूरे ना हो, वो सूची से बाहर ना रह जाए। ये संतुलन साधना ईसीआई के लिए एक बड़ी चुनौती है। और आलंद मामला ये भी दिखाता है कि डिजिटलीकरण, डिजिटाइजेशन के अपने खतरे हैं। बिल्कुल नई तरह की चुनावी धोखाधड़ी। सही कहा। आलंद मामला दिखाता है कि तकनीक का दोहरा पहलू है। जहां ऑनलाइन प्रक्रियाओं से काम आसान होता है, वहीं बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, लार्ज स्केल फ्रॉड की संभावना भी बनती है। फर्जी फॉर्म, डायनेमिक आईपी एड्रेस वगैरह। ईसीआई को सुरक्षा, सिक्योरिटी और पहुंच, एक्सेस के बीच संतुलन साधना होगा। इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं? इम्प्लीकेशंस? अल्पकालिक प्रभाव बिहार चुनाव पर पड़ सकता है। कानूनी चुनौतियां आ सकती हैं। मध्यकालिक रूप से बिहार एसआईआर शायद एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह हो, जिसे बाद में देश भर में लागू किया जा सके। और दीर्घकालिक प्रभाव सबसे चिंताजनक है। अगर ईसीआई पर विश्वास कम होता है, तो ये हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए अच्छा नहीं है और ईसीआई में सुधारों की मांग बढ़ेगी। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? ईसीआई को ज्यादा सक्रिय रूप से पारदर्शिता दिखानी होगी। ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिए मजबूत तकनीकी सुरक्षा उपाय जैसे रोबस्ट टेक सेफगार्ड्स अपनाने होंगे। और कोई भी बड़ा अभियान शुरू करने से पहले राजनीतिक दलों के साथ बेहतर परामर्श कंसल्टेशन करना होगा। विश्वास बहाल करना सबसे जरूरी है। सही बात है। चलिए अब एक और बड़े तकनीकी बदलाव पर आते हैं। भारत की पहली डिजिटल जनगणना, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस, ये 2027 में होनी है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा कदम है। 2027 की जनगणना भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। पूरी तरह डिजिटल मतलब कागज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं? हाँ, काफी हद तक। योजना यह है कि लगभग 34 लाख प्रगणक, एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स अपना खुद का स्मार्टफोन इस्तेमाल करेंगे डेटा इकट्ठा करने के लिए। इसे कहते हैं ब्रिंग योर ओन डिवाइस मॉडल। अपना डिवाइस लाओ मतलब सरकारी टैबलेट वगैरह नहीं मिलेंगे? नहीं, योजना यही है कि वो अपने फोन इस्तेमाल करें। इसके अलावा नागरिकों के लिए एक वेब पोर्टल के माध्यम से सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद ही अपनी जानकारी भरने का विकल्प भी होगा। अरे वाह, ये तो काफी सुविधाजनक लग रहा है। और इसमें जियो टैगिंग भी होगी? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण फीचर है। हर घर और संरचना, स्ट्रक्चर को जियो टैग किया जाएगा। मतलब उसे सटीक भौगोलिक निर्देशांक, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे। ये सब किस कानून के तहत होगा और कौन सी संस्था इसे देखेगी? ये सब द सेंसस एक्ट 1948 के तहत होगा और इसे संचालित करने वाली संस्था है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, RGI, जो गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA के अधीन आती है। ये BYOD मॉडल सुनने में तो सरकार के लिए सस्ता लग रहा है क्योंकि डिवाइस खरीदने का खर्च बचेगा। लेकिन क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं, खासकर प्रगणकों के लिए और डेटा सुरक्षा के लिहाज से? बिल्कुल, ये चिंता का एक बड़ा विषय है। BYOD मॉडल सरकार का पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर और लॉजिस्टिक्स का बोझ कम करता है, लेकिन इसकी लागत और जोखिम प्रगणकों पर आ जाता है। कैसा जोखिम? जैसे क्या सभी प्रगणकों के पास कंपैटिबल स्मार्टफोन होगा, क्या उनके पास अच्छा डेटा प्लान होगा, और सबसे बड़ा सवाल डेटा सुरक्षा का। देश के नागरिकों का संवेदनशील डेटा इकट्ठा करना ये सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अटैक सरफेस बहुत बढ़ जाता है, डेटा ब्रीच का खतरा भी है। ये तो गंभीर बात है। मतलब गवर्नेंस का एक नया मॉडल दिख रहा है, गवर्नेंस एज अ सर्विस जैसा, जहां राज्य अपनी कुछ जिम्मेदारियां और जोखिम नागरिकों, यहां प्रगणकों पर डाल रहा है। हाँ, कुछ विश्लेषक इसे इसी तरह देख रहे हैं। ये राज्य के काम करने के तरीके में बदलाव का संकेत है। दूसरी तरफ इसके फायदे भी बहुत हैं। जैसे? डिजिटल होने से डेटा की गुणवत्ता, क्वालिटी बेहतर होगी। डेटा लगभग वास्तविक समय, रियल टाइम में उपलब्ध हो सकेगा और प्रोसेसिंग और प्रकाशन में लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा। और जियो टैगिंग? हाँ, जियो टैगिंग से क्या फर्क पड़ेगा? जियो टैगिंग जनगणना को सिर्फ सांख्यिकीय अभ्यास से आगे ले जाकर स्थानिक बना देगी। इससे एक नेशनल एड्रेस रजिस्टर बनाने में मदद मिल सकती है। इस डेटा को GIS प्लेटफॉर्म पर अन्य डेटा सेट के साथ इंटीग्रेट करके बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे आपदा प्रबंधन के लिए बेहतर योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, पब्लिक हेल्थ प्लानिंग को सटीक बनाना, बुनियादी ढांचे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहाँ करना है, ये तय करना। वाह, संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। चुनौतियां हैं।
इतने सारे प्रगणकों को ट्रेनिंग देना, डिवाइस और कनेक्टिविटी की समस्या है, और ये सुनिश्चित करना कि डिजिटल डिवाइड के कारण कोई छूट न जाए, एक्सक्लूजन। इसलिए एक मजबूत सुरक्षा वास्तुकला, रोबस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, प्रगणकों के लिए उचित मुआवजा, फेयर कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क और बैकअप के लिए कोई व्यवस्था जैसे कुछ सरकारी डिवाइस या सीमित पेपर फॉर्म रखना बहुत जरूरी होगा। और निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी और DPDP एक्ट 2023 का भी ध्यान रखना होगा। निश्चित रूप से जस्टिस KS पुट्टास्वामी मामले के बाद निजता एक मौलिक अधिकार है और नए डेटा संरक्षण कानून के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। चलिए अब पटरी बदलते हैं और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी है, सेंसेक्स 80,000 के पार। ये क्यों हो रहा है? हाँ, भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अच्छी बढ़त देखी जा रही है। सेंसेक्स कल 80,963.06 पर बंद हुआ, 0.31% ऊपर, और निफ्टी 24,802.40 पर 0.25% ऊपर। इसके पीछे क्या कारण है? व्हाट आर द ड्राइवर्स? इसके पीछे दो मुख्य कारण नजर आ रहे हैं। पहला है वैश्विक संकेत। बाजार में ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी US फेडरल रिजर्व जल्दी अपनी ब्याज दरें, फेडरल फंड्स रेट घटा सकता है। अच्छा, US फेड रेट कट करेगा तो भारत के बाजार क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, जब अमेरिका में ब्याज दरें कम होती हैं तो वहां निवेश पर रिटर्न कम हो जाता है। ऐसे में विदेशी निवेशक, खासकर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs, बेहतर रिटर्न की तलाश में भारत जैसे उभरते बाजारों, इमर्जिंग मार्केट्स में ज्यादा पैसा लगाते हैं। इस उम्मीद से ही FIIs का प्रभाव बढ़ने लगता है, जो बाजार को ऊपर ले जाता है। समझ गए। ये हुआ बाहरी फैक्टर। और अंदरूनी क्या है? डोमेस्टिक फैक्टर। दूसरा कारण है घरेलू सुधार, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स। हाल ही में सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST की दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। उम्मीद है कि इससे कुछ चीजें सस्ती होंगी, जिससे घरेलू खपत, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगी और कंपनियों की कमाई भी सुधरेगी। अच्छा, तो मतलब अमेरिकी रेट कट की उम्मीद पुश फैक्टर और GST सुधारों का भरोसा पुल फैक्टर, दोनों मिलकर बाजार को ऊपर खींच रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक वित्तीय प्रणाली से कितनी जुड़ी हुई है, और साथ ही घरेलू नीतियां, फिस्कल पॉलिसी जैसे GST सुधार भी कितना मायने रखती हैं। हालिया नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स को एक महत्वपूर्ण राजकोषीय हस्तक्षेप, फिस्कल इंटरवेंशन माना जा रहा है खपत बढ़ाने के लिए। किन सेक्टर्स में ज्यादा तेजी दिख रही है? ऑटो और मेटल शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई। ये दिखाता है कि बाजार को उम्मीद है कि GST सुधारों से इन क्षेत्रों को फायदा होगा। गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी और निर्माण वगैरह में मेटल की मांग बढ़ेगी। तेल की कीमतों का क्या हाल है? ब्रेंट क्रूड $66.29 प्रति बैरल के आसपास है, जो हाल के समय में थोड़ा कम हुआ है। ये भी भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि हम तेल आयात करते हैं और सस्ती कीमत से महंगाई का दबाव कम होता है। तो कुल मिलाकर माहौल सकारात्मक लग रहा है, लेकिन ये तेजी कितनी टिकाऊ होगी? ये इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी फेड सच में रेट कट करता है या नहीं, और GST सुधारों का जमीनी असर कैसा रहता है। क्या कंपनियों की आय और उपभोक्ताओं की मांग वाकई बढ़ती है? बाजार की चाल अक्सर उम्मीदों पर आधारित होती है, जिसे बाद में वास्तविक आंकड़ों से पुष्टि मिलनी जरूरी है। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था से ही जुड़ी एक चिंताजनक खबर पर आते हैं। असम का चाय उद्योग संकट में है। हाँ, ये एक गंभीर समस्या उभर रही है। असम के चाय उद्योग, खासकर छोटे चाय उत्पादक, स्मॉल टी ग्रोअर्स STGs, और खरीदी गई पत्ती फैक्ट्रियां, बॉट लीफ फैक्ट्रीज BLFs, जो इन छोटे उत्पादकों से पत्तियां खरीदती हैं, उनके लिए अपना व्यवसाय चलाना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट्स द रीजन? मुख्य कारण है अफ्रीकी देशों, खास तौर पर केन्या से सस्ते और कथित तौर पर निम्न गुणवत्ता वाली चाय के आयात, इंपोर्ट्स में तेजी से वृद्धि। 2025 की पहली छमाही में ही केन्या से चाय का आयात पिछले साल की तुलना में 45% बढ़ गया है। 45%? ये तो बहुत ज्यादा है। इसका असर असम की चाय की कीमतों पर पड़ रहा होगा। बिल्कुल, इस सस्ती आयात की वजह से असम की चाय की कीमतें घरेलू बाजार में गिर गई हैं। छोटे उत्पादकों को उनकी हरी पत्तियों की सही कीमत नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल रही। लेकिन असम चाय तो एक प्रीमियम उत्पाद है, जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग भी मिला हुआ है। उसकी अपनी एक ब्रांड इक्विटी है। हाँ, और यही सबसे बड़ी चिंता है। आरोप लग रहे हैं कि कुछ बड़ी चाय कंपनियां इस सस्ती आयातित अफ्रीकी चाय को असली असम चाय के साथ मिला रही हैं, ब्लेंडिंग, और फिर उसे असम चाय के नाम से बेच रही हैं। क्या? ये तो सीधा सीधा ब्रांड का अवमूल्यन हुआ और उपभोक्ताओं के साथ धोखा भी।
निश्चित रूप से ये न केवल असम चाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि उस जीआई टैग के महत्व को भी कम कर रहा है, जो उसकी विशिष्ट गुणवत्ता और भौगोलिक उत्पत्ति की गारंटी देता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड के नियमों, खासकर रूल्स ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के नियम के सही से लागू ना होने पर भी सवाल उठाता है। इस संकट का असर सिर्फ आर्थिक नहीं होगा, सामाजिक भी होगा। बिल्कुल। असम का चाय उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें 1 मिलियन से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। जब कीमतें गिरती हैं और फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं, तो इसका सीधा असर इन लोगों की आजीविकाओं पर पड़ता है, जिससे ग्रामीण संकट बढ़ता है। ये मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी पहलों के लिए भी एक चुनौती है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या कर रहा है इस बारे में? तो उनकी जिम्मेदारी है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसे इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत है। उद्योग जगत सरकार से एक टास्क फोर्स बनाने की मांग कर रहा है, ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। क्या समाधान हो सकते हैं? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। एक तो प्रासंगिक व्यापार समझौतों, ट्रेड एग्रीमेंट्स की समीक्षा करनी चाहिए, और जरूरत पड़े तो आयात पर सेफगार्ड ड्यूटीज या गैर टैरिफ उपाय, नॉन टैरिफ मेजर्स जैसे सख्त गुणवत्ता मानक लगाने पर विचार करना चाहिए। दूसरे, मिलावट को रोकने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना होगा, जिसमें लेबलिंग के सख्त नियम हों और ट्रेसेबिलिटी एंड सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म, पता लगाने और प्रमाणन तंत्र हो। शायद ब्लॉकचेन जैसी तकनीक इसमें मदद कर सकती है। ये जरूरी है, वरना असम चाय का नाम ही खराब हो जाएगा। ये दार्जिलिंग चाय के सामने आई चुनौतियों जैसा ही लग रहा है। जीआई उत्पादों को सुरक्षित रखना एक सतत चुनौती है, खासकर वैश्वीकृत बाजार में। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, इंटरनेशनल रिलेशंस की ओर बढ़ते हैं। भारत और इजराइल एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिट पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। जी हां, ऐसी उम्मीद है कि इजरायली वित्त मंत्री बेजालल स्मोट्रिच की भारत यात्रा के दौरान इस महत्वपूर्ण द्विपक्षीय निवेश संधि बिट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये बिट क्या होता है और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए से कैसे अलग है? BIT यानी द्विपक्षीय निवेश संधि मुख्य रूप से 2 देशों के बीच निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने और उसकी सुरक्षा करने के लिए नियम और शर्तें तय करती हैं। ये निवेशकों को कुछ गारंटी देती है, जैसे राष्ट्रीय व्यवहार, नेशनल ट्रीटमेंट, विदेशी निवेशकों को घरेलू जैसा व्यवहार, उचित और न्यायसंगत व्यवहार, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, और अगर सरकार उनके निवेश का अधिग्रहण करती है तो मुआवजा। इसमें निवेशक और मेजबान देश के बीच विवादों को सुलझाने का एक तंत्र, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ISDS भी होता है। और FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता ज्यादा व्यापक होता है। ये मुख्य रूप से वस्तुओं, गुड्स और सेवाओं, सर्विसेज के व्यापार पर आयात शुल्क, टैरिफ्स और अन्य बाधाओं को कम करने या खत्म करने पर केंद्रित होता है। हालांकि आजकल कई FTAs में निवेश, इन्वेस्टमेंट और बौद्धिक संपदा अधिकार IPR जैसे अध्याय भी शामिल होते हैं। तो ये BIT एक तरह से भविष्य के FTA की नींव रख रहा है। हाँ, इसे अक्सर ऐसा ही माना जाता है। पहले निवेश के लिए एक सुरक्षित और स्थिर कानूनी ढांचा तैयार करके दोनों देश आपसी विश्वास बढ़ा सकते हैं, जो बाद में एक व्यापक FTA पर बातचीत करने में मदद करेगा। इसे रणनीतिक अनुक्रमण कह सकते हैं। भारत की निवेश संधि नीति में हाल में कुछ बदलाव हुए थे। क्या ये BIT उन बदलावों के अनुरूप होगा? उम्मीद यही है। भारत ने 2016 में अपना एक मॉडल BIT टेक्स्ट जारी किया था, जो निवेशक के अधिकारों की सुरक्षा और मेजबान देश के अपने नागरिकों के हित में नियम बनाने के अधिकार, राइट टू रेगुलेट, के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इसमें निवेश की परिभाषा को संकुचित किया गया है, विवाद होने पर पहले घरेलू अदालतों में जाने, एग्जॉशन ऑफ लोकल रेमेडीज पर जोर दिया गया है, और सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के लिए कुछ छूट, एक्सेप्शंस दी गई हैं। संभव है कि यह नया BIT इसी मॉडल पर आधारित हो। इससे भारत-इजराइल संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? ये आर्थिक एकीकरण के जरिए रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। अभी तक हमारे संबंध ज्यादातर रक्षा और कृषि पर केंद्रित रहे हैं। BIT से इजराइल की तकनीक और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी से भारत में ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI आने की उम्मीद है, खासकर फिनटेक, एग्रीटेक, रक्षा उत्पादन और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में। अभी द्विपक्षीय व्यापार लगभग $4 बिलियन का है।
BIT और संभावित FTA से इसमें काफी वृद्धि हो सकती है। अच्छा है। अब एक और त्रिपक्षीय संबंध की बात करते हैं। रशिया, इंडिया, चाइना, RIC। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि तीनों देश बातचीत की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। सर्गेई लावरोव ने हाल ही में संपन्न शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO शिखर सम्मेलन के संदर्भ में ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि रूस, भारत और चीन साझा हितों, खासकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के आधार पर बातचीत और सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं। ये RIC फोरम कितना सक्रिय है और इसका क्या महत्व है? RIC एक अनौपचारिक इनफॉर्मल समूह है, लेकिन ये तीनों बड़ी यूरेशियाई शक्तियों को एक मंच पर लाता है। रूस इसे खास तौर पर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, मल्टीपोलैरिटी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति केवल अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास केंद्रित न हो, बल्कि कई ध्रुवों के बीच बटी हो। रूस RIC, ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों को पश्चिमी प्रभुत्व वाले वैश्विक शासन, ग्लोबल गवर्नेंस के विकल्प के रूप में देखता है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है, खासकर चीन के साथ हमारे सीमा विवाद को देखते हुए? भारत की भागीदारी उसकी सामरिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की विदेश नीति का हिस्सा है। भारत किसी एक गुट से बंधना नहीं चाहता, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विभिन्न देशों और समूहों के साथ जुड़ता है। RIC भारत को रूस और चीन के साथ उन मुद्दों पर बात करने का अवसर देता है जहां हमारे हित मिलते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद का मुकाबला और आर्थिक सहयोग। तो क्या भू राजनीतिक तनावों जैसे भारत चीन सीमा विवाद के बावजूद आर्थिक व्यावहारिकता, इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म हावी हो सकती है? ये एक जटिल सवाल है। लावरोव का बयान इसी ओर इशारा करता है कि शायद द्विपक्षीय मुद्दों को अलग रखकर भी कुछ क्षेत्रों में सहयोग संभव है, लेकिन भारत का संतुलन साधने का कार्य, बैलेंसिंग एक्ट, जारी रहेगा। भारत एक तरफ क्वाड, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, तो दूसरी तरफ RIC, ब्रिक्स और SCO में भी सक्रिय है। इसे बहुसंरेखण रणनीति, मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो क्या RIC एक औपचारिक त्रिपक्षीय गठबंधन बन सकता है? इसकी संभावना बहुत कम लगती है, खासकर भारत-चीन के मौजूदा रिश्तों को देखते हुए। लेकिन एक संवाद मंच के रूप में और कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग के लिए इसका महत्व बना रहेगा। ये यूरेशिया और वैश्विक शक्ति संतुलन को आकार देने में एक भूमिका निभा सकता है। ठीक है। अब रूस से जुड़ी एक और खबर, रूस यूक्रेन युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कुछ कूटनीतिक पहल कर रहे हैं। हाँ, खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि कुछ प्रमुख यूरोपीय नेता जल्द ही अमेरिका का दौरा करेंगे ताकि रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान, रेजोल्यूशन पर चर्चा की जा सके। ट्रंप ने विश्वास जताया है कि वो इस संघर्ष को सुलझा सकते हैं और उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी बात करने की योजना बताई है। ये एक नई कूटनीतिक कोशिश लग रही है। ऐसा लगता है कि अमेरिका के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कूटनीतिक जुड़ाव, हाई लेवल डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट का एक नया चरण शुरू हो सकता है। युद्ध को चलते हुए काफी समय हो गया है और गतिरोध बना हुआ है। ऐसे लंबे और जटिल संघर्षों में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता, थर्ड पार्टी मीडिएशन, कितनी कारगर हो सकती है? शक्तिशाली तीसरे पक्ष जैसे अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। वो दोनों पक्षों के बीच संवाद के लिए बैक चैनल बना सकते हैं, शांति समझौते के प्रस्ताव रख सकते हैं और अपने प्रभाव, लेवरेज का इस्तेमाल करके उन्हें बातचीत की मेज पर ला सकते हैं। लेकिन चुनौतियां भी बहुत होंगी। बिल्कुल। शांति वार्ता में सबसे बड़ी चुनौती दोनों पक्षों के मौलिक मतभेदों को पाटना है। रूस की रणनीति लड़ते हुए बात करने की लगती है, जबकि यूक्रेन अपनी संप्रभुता, सॉवरेनिटी और क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। इन दूरियों को कम करना बहुत मुश्किल होगा। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया? भारत इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन इसके समाधान में हमारी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी, सिग्निफिकेंट स्टेक है। युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा और खाद्य कीमतों पर असर पड़ा है। आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई हैं, इसलिए एक शांतिपूर्ण समाधान भारत के हित में है। भारत लगातार संवाद और कूटनीति, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का आह्वान करता रहा है। तो इस नई पहल से क्या उम्मीद की जा सकती है? ये देखना होगा। उच्च स्तरीय बैठकें होंगी, लेकिन तत्काल युद्ध विराम, इमीडिएट सीज फायर की संभावना कम लगती है। बातचीत का नतीजा भविष्य की शांति वार्ता का ढांचा, फ्रेमवर्क फॉर पीस नेगोशिएशंस तय कर सकता है।
अगर ये कोशिश नाकाम रहती है तो पूर्वी यूरोप की सुरक्षा वास्तुकला, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर लंबे समय तक असर रहेगा और वैश्विक अस्थिरता बनी रहेगी। चलिए, अब पर्यावरण या आपदा प्रबंधन से जुड़ी कोई खास खबर आज नहीं है, तो सीधे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चलते हैं। कल रात पूर्ण चंद्र ग्रहण था। जी हाँ, 7-8 सितंबर की रात को भारत के लगभग सभी हिस्सों से ये पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। इसे ब्लड मून भी कहा जा रहा था। ये लाल क्यों दिखता है? क्या ये खतरनाक होता है? नहीं, ये बिल्कुल खतरनाक नहीं होता और इसे नंगी आंखों से देखना पूरी तरह सुरक्षित है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पूर्णिमा के दिन पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है। पृथ्वी की छाया के दो हिस्से होते हैं, बाहरी हल्की छाया जिसे पेनम्ब्रा कहते हैं और भीतरी गहरी छाया जिसे अम्ब्रा कहते हैं। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण में क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण में पूरा का पूरा चंद्रमा पृथ्वी की अम्ब्रा से गुजरता है। जब ऐसा होता है तो सूर्य की सीधी रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन कुछ रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है और मुड़कर रिफ्रैक्ट होकर चंद्रमा पर पड़ती है। अच्छा, तो वायुमंडल का क्या रोल है लाल रंग में? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के कण नीले रंग के प्रकाश को ज्यादा बिखेर देते हैं। इसी प्रक्रिया को रेली स्कैटरिंग कहते हैं। इसी वजह से हमें आसमान नीला दिखता है, लेकिन लाल रंग का प्रकाश उतना नहीं बिखरता और वो वायुमंडल से पार होकर चंद्रमा की सतह तक पहुंच जाता है। इसीलिए पूर्ण ग्रहण के समय चंद्रमा हमें गहरा लाल या नारंगी रंग का दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून कहते हैं। वाह, ये तो फिजिक्स का कमाल है। ये ग्रहण कितने समय तक चला? कुल चरण, टोटैलिटी फेज, जब चंद्रमा पूरी तरह अम्ब्रा में था, वो लगभग 82 मिनट तक चला। पूरा ग्रहण कई घंटों तक चलता है, जिसमें पेनम्ब्रा और पार्शियल फेजेस भी शामिल होते हैं। हर पूर्णिमा को ग्रहण क्यों नहीं होता? ये एक अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा का कक्षीय तल, ऑर्बिटल प्लेन, पृथ्वी के कक्षीय तल, इक्लिप्टिक प्लेन, के सापेक्ष लगभग 5 डिग्री झुका हुआ है। इसलिए ज्यादातर पूर्णिमाओं पर चंद्रमा पृथ्वी की छाया के ऊपर या नीचे से निकल जाता है। ग्रहण तभी होता है जब पूर्णिमा के समय चंद्रमा इन दोनों तलों के कटान बिंदु, नोड के पास होता है। ये खगोलीय घटनाएं विज्ञान और संस्कृति का एक दिलचस्प संगम भी होती हैं, है ना? एक तरफ वैज्ञानिक व्याख्या, दूसरी तरफ सूतक काल जैसी मान्यताएं। बिल्कुल, ये घटनाएं विज्ञान को लोकप्रिय बनाने, साइंस पॉपुलराइजेशन का बेहतरीन अवसर होती हैं। तारामंडल और विज्ञान केंद्र विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। साथ ही ये हमें वैज्ञानिक स्वभाव, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के महत्व की भी याद दिलाती हैं, जैसा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में कहा गया है। हाँ, अंधविश्वासों पर सवाल उठाने और तर्कसंगत सोच को अपनाने के लिए। चलिए, अब आंतरिक सुरक्षा की ओर चलते हैं। कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ हुई है। जी, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के गुड्डर वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इसमें एक आतंकवादी मारा गया है और सेना का एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO घायल हो गए हैं। ये ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ? ये एक संयुक्त अभियान था जिसे सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप JKP SOG और CRPF ने मिलकर चलाया। ये विशिष्ट खुफिया जानकारी, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट, जिसे हम ह्यूमन इंटेलिजेंस HUMIN कहते हैं, के आधार पर शुरू किया गया था। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन CASO चलाया, जिसके दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस तरह के जंगली इलाकों में ऑपरेशन चलाना कितना मुश्किल होता होगा? हाँ, जंगली और पहाड़ी इलाके आतंकवादियों को छिपने के लिए कवर देते हैं और सुरक्षा बलों के लिए तलाशी अभियान को मुश्किल और लंबा बना देते हैं। इसके लिए विशेष कौशल, स्पेशल स्किल्स और उन्नत तकनीक, एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन और थर्मल इमेजर की जरूरत पड़ती है। हाल के दिनों में सुरक्षा बलों की रणनीति में क्या कोई बदलाव आया है? हाँ, अब फोकस सिर्फ आतंकवादियों को मार गिराने पर नहीं है, बल्कि पूरे आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र, टेरर इकोसिस्टम को नष्ट करने पर है। इसमें न केवल सशस्त्र आतंकवादी शामिल हैं, बल्कि उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स OGWs, उनके फाइनेंसर्स और उन्हें पनाह देने वाले समर्थक भी शामिल हैं। खुफिया आधारित लक्षित अभियानों, इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशंस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इस मुठभेड़ का क्या महत्व है? हर सफल ऑपरेशन आतंकी समूहों की गतिविधियों में बाधा डालता है और उनकी क्षमता को कम करता है। लेकिन ये हमें संघर्ष की मानवीय लागत, ह्यूमन कॉस्ट की भी याद दिलाता है, जैसे JCO का घायल होना।
ये सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा किए जा रहे जोखिम और बलिदानों को दर्शाता है। स्थायी शांति के लिए सिर्फ ऑपरेशन काफी नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुरक्षा बलों का निरंतर दबाव जरूरी है, लेकिन कश्मीर में स्थायी शांति के लिए एक व्यापक बहुआयामी दृष्टिकोण मल्टीप्रोंग्ड अप्रोच की आवश्यकता है, जिसमें राजनीतिक पहल, आर्थिक विकास और सामाजिक जुड़ाव भी शामिल हो। ठीक है, अब चलते हैं सामाजिक मुद्दे और कल्याण, सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर की ओर। केरला में अमीबिक मेनिंजाइटिस का प्रकोप, ये क्या है? ये एक बहुत ही दुर्लभ लेकिन बेहद खतरनाक मस्तिष्क संक्रमण है, जिसे प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस या पाम कहते हैं। ये नेग्लेरिया फाउलेरी नाम के एक सिंगल सेल्ड अमीबा के कारण होता है, जिसे आम बोलचाल में दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है। दिमाग खाने वाला अमीबा, ये कहाँ पाया जाता है? ये अमीबा आमतौर पर गर्म मीठे पानी जैसे झीलों, नदियों, तालाबों, गर्म झरनों और मिट्टी में पाया जाता है। ये स्विमिंग पूल में भी पाया जा सकता है अगर उनमें क्लोरीन का स्तर पर्याप्त न हो। और ये संक्रमण फैलाता कैसे है? क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं? नहीं, ये संक्रामक नहीं है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। संक्रमण तब होता है जब इस अमीबा वाला पानी तेजी से नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है, जैसे कि तैरते समय, डुबकी लगाते समय या नाक साफ करते समय अगर नल का पानी दूषित हो। नाक से ये अमीबा ऑल्फैक्टरी नर्व के जरिए सीधे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और वहां ऊतकों को नष्ट करना शुरू कर देता है। ये तो बहुत डरावना है। केरल में स्थिति कितनी गंभीर है? केरल में इस साल अब तक पैम के 43 मामले सामने आ चुके हैं और दुर्भाग्य से 4 मौतें भी हो चुकी हैं। ताज़ा मौत 3 सितंबर को हुई थी। अभी कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल MCH में मल्लपुरम जिले के 2 मरीज भर्ती हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कुल 8 मरीज अभी उपचाराधीन हैं। क्या ये मामले बढ़ रहे हैं? क्या इसका जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से कोई संबंध हो सकता है? मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ये चिंता का विषय है। कुछ विशेषज्ञ ये आशंका जता रहे हैं कि बढ़ते तापमान के कारण पानी गर्म हो रहा है, जिससे नाइग्लेरिया फाउलेरी जैसे अमीबा के पनपने और फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। इसकी भौगोलिक सीमा या ज्योग्राफिकल रेंज भी बढ़ सकती है। ये एक उभरता हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा या इमर्जिंग पब्लिक हेल्थ थ्रेट हो सकता है, जिसकी निगरानी और अध्ययन की जरूरत है। इसका निदान और उपचार कितना मुश्किल है? आपने कहा ये घातक है। हाँ, इसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, 97% से भी अधिक। निदान बहुत मुश्किल है क्योंकि शुरुआती लक्षण जैसे सिरदर्द, बुखार, मतली, उल्टी, गर्दन में अकड़न बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जैसे ही होते हैं। जब तक PAM का संदेह होता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। ट्रीटमेंट भी सीमित और अक्सर अप्रभावी होता है। तो फिर इससे बचने का क्या तरीका है? प्रिवेंशन? क्योंकि कोई प्रभावी इलाज नहीं है, रोकथाम ही सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे जरूरी है कि गर्म मीठे पानी नॉन क्लोरिनेटेड में तैरते या खेलते समय नाक में पानी जाने से रोका जाए। इसके लिए नाक बंद रखी जा सकती है या नोज क्लिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। तालाबों या झीलों में तलछट को हिलाने से बचना चाहिए और नाक धोने जैसे नेति क्रिया में हमेशा उबला हुआ और ठंडा किया गया पानी, डिस्टिल्ड वाटर या स्टेराइल पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, नल के पानी का नहीं। मतलब जागरूकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सार्वजनिक जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य पेशेवरों को इसके लक्षणों और निदान के बारे में प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। दीर्घकालिक रणनीति में उच्च जोखिम वाले जल निकायों की मैपिंग और पारिस्थितिकी कारकों का अध्ययन शामिल होना चाहिए। ठीक है, अब अंत में संस्कृति और विरासत, कल्चर एंड हेरिटेज पर आते हैं। राष्ट्र डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी मना रहा है। जी, 8 सितंबर को महान गायक, संगीतकार, गीतकार, फिल्म निर्माता और लेखक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका जीवन हमें सहानुभूति और लोगों को सुनने की शक्ति सिखाता है। उन्हें ब्रह्मपुत्र का चारणक कवि कहा जाता है। उनकी क्या खासियत थी? डॉक्टर हजारिका एक सच्ची बहुमुखी प्रतिभा थे। उनकी जड़ें असम की लोक संगीत परंपराओं में थी, लेकिन उनके गीतों में एक सार्वभौमिक अपील थी। उनके संगीत और गीतों में गहरी सामाजिक टिप्पणी होती थी। वो मानवता, प्रेम, न्याय, एकता, गरीबी और अन्याय जैसे मुद्दों पर गाते थे। उनका गाना गंगा बहती हो क्यों बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, बिल्कुल। वो गीत सामाजिक असमानता पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है। उन्होंने सिर्फ असमिया में ही नहीं बल्कि हिंदी, बंगाली और कई अन्य भाषाओं में भी गाया और संगीत दिया, जिससे वो विभिन्न संस्कृतियों के बीच
एक सेतु बने। उन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए किया। उन्हें कौन-कौन से प्रमुख सम्मान मिले? उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1992, पद्म विभूषण 2012 और मरणोपरांत भारत रत्न 2019 शामिल हैं। मेंस के नजरिए से देखें तो उनका काम क्या दर्शाता है? उनका काम दिखाता है कि संस्कृति और कला कैसे सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज और राष्ट्रीय एकता के शक्तिशाली माध्यम बन सकते हैं। वो भारत की समृद्ध क्षेत्रीय संस्कृतियों, रीजनल कल्चर्स के संरक्षण और संवर्धन के प्रतीक थे। उन्होंने असम की लोक धुनों को एक समकालीन आवाज दी और राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। और प्रधानमंत्री की टिप्पणी कलाकार की भूमिका पर भी प्रकाश डालती है। हाँ, कि कलाकार समाज की अंतरात्मा, कॉन्शियंस ऑफ सोसाइटी की तरह होता है। उनके गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, बल्कि आम आदमी की आवाज थे। उनकी आशाएं, उनके दर्द, उनकी आकांक्षाएं व्यक्त करते थे। वो आज के कलाकारों के लिए भी एक प्रेरणा है। तो उनकी शताब्दी मनाना हमारी विविध कलात्मक विरासत को सम्मानित करना है। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि क्षेत्रीय भाषा के कलाकारों और कला रूपों को समर्थन देने के लिए संस्थागत तंत्र, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स की जरूरत है। चलिए, ये तो हुई आज की विस्तृत चर्चा। अब क्यों ना आज के डिस्कशन से कुछ एथिकल केस लेट्स देखें। हाँ, ये अच्छा रहेगा। पहला मामला बिहार मतदाता सूची संशोधन से जुड़ा हो सकता है। सोचिए, आप बिहार में एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, चुनाव नजदीक हैं और आप पर एक प्रभावशाली स्थानीय नेता का दबाव है कि आप एक खास समुदाय के मतदाताओं के नाम सूची से हटा दें, क्योंकि वो उनके विरोधी दल को वोट देते हैं। वो सहयोग के बदले भविष्य में फायदे का वादा करते हैं और ना मानने पर विरोध प्रदर्शन और शिकायतें करने की धमकी देते हैं। निर्धारित प्रक्रिया, नोटिस देना, सत्यापन करना समय लेने वाली है और आपके पास समय कम है। आप क्या करेंगे? ये तो मुश्किल स्थिति है। यहाँ एथिकल इश्यूज क्या हैं? मुख्य मुद्दे हैं निष्पक्षता, कानून के शासन का पालन करना, बनाम राजनीतिक दबाव के आगे झुकना, अपने विश्वास पर टिके रहने का साहस, करेज ऑफ कन्विक्शन, न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत और अपनी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी। मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा, सबसे पहले मैं उस नेता से कहूंगी कि वो अपनी आपत्ति लिखित और औपचारिक रूप से दर्ज कराएं। मैं उन्हें और अपनी टीम को स्पष्ट रूप से प्रक्रिया समझाऊंगी कि नाम हटाने के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नोटिस, सुनवाई का मौका, सत्यापन। मैं अपनी टीम को निर्देश दूंगी कि वो किसी भी दबाव में आए बिना नियमों का सख्ती से पालन करें। मैं हर कदम को ठीक से दस्तावेज, डॉक्यूमेंट करूंगी। मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति और दबाव के बारे में तुरंत सूचित करूंगी। मैं प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश करूंगी, लेकिन किसी भी कीमत पर नियमों को दरकिनार नहीं करूंगी। ये एक संतुलित और नैतिक दृष्टिकोण है। अब दूसरा मामला असम चाय संकट से लेते हैं। मान लीजिए आप एक प्रीमियम असम चाय बेचने वाली कंपनी के सीईओ हैं। आपकी कंपनी की लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है क्योंकि प्रतियोगी सस्ती केनियाई चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके बोर्ड के कुछ सदस्य और निवेशक आप पर दबाव डाल रहे हैं कि आप भी अपनी प्रीमियम असम चाय में थोड़ी सस्ती केनियाई चाय मिलाना, ब्लेंड शुरू कर दें ताकि लागत कम हो और मुनाफा बढ़े। उनका तर्क है कि उपभोक्ता शायद ये अंतर पता कर पाएंगे, प्रतियोगी ऐसा कर रहे हैं और सीईओ के रूप में आपकी पहली जिम्मेदारी शेयर होल्डर्स के प्रति है। आप क्या फैसला लेंगे और क्यों? ये भी एक नैतिक दुविधा है। यहाँ मुद्दे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाम लाभ अधिकतमीकरण, उपभोक्ता अधिकार, उन्हें धोखा ना देना, ब्रांड की अखंडता बनाम अल्पकालिक लाभ, राष्ट्रीय हित, असम चाय जैसे जीआई उत्पाद की सुरक्षा और वैधता बनाम नैतिकता। शायद मिलावट कानूनी रूप से सीमा के भीतर हो, पर क्या ये नैतिक है? बिल्कुल। तो आपका फैसला क्या होगा? कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय, असम के चाय उत्पादक और ब्रांड की दीर्घकालिक प्रतिष्ठा के प्रति भी है। ब्रांड की अखंडता, ब्रांड इंटेग्रिटी को बनाए रखना सबसे जरूरी है। उपभोक्ताओं को धोखा देना अनैतिक है। मैं वैकल्पिक रणनीतियां तलाशूंगी, जैसे शायद एक अलग सस्ता इकोनॉमी ब्रांड लॉन्च करना जिसमें मिश्रण हो सकता है लेकिन स्पष्ट लेबलिंग के साथ, अपनी सप्लाई चेन में दक्षता, एफिशिएंसी बढ़ाना, सरकार से नीतिगत हस्तक्षेप, पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए लॉबिंग करना, जैसे आयात पर नियंत्रण, और उपभोक्ताओं को असली असम चाय के महत्व के बारे में शिक्षित करना। बहुत बढ़िया। ये दीर्घकालिक सोच और नैतिक नेतृत्व का उदाहरण है। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं आज की खबरों में कौन से स्थान और व्यक्ति चर्चा में रहे। प्लेसेस में थे कुलगाम, जम्मू एंड कश्मीर,
बिहार, आलंद कर्नाटक और कोझिकोड केरला। और पर्सन्स में डॉक्टर भूपेन हजारिका, रूसी विदेश मंत्री सर्गे लावरोव, इजरायली वित्त मंत्री बेत्जेल स्मोत्रिच और उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार एनडीए से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक से जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी। और कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, डेटा जो आज हमने डिस्कस किए। हाँ, स्टॉक मार्केट के आंकड़े सेंसेक्स 80,963.06 और निफ्टी 24,802.40 पर। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत $66.29 प्रति बैरल। उपराष्ट्रपति चुनाव का इलेक्टोरल कॉलेज साइज 782 सांसद, 543 लोकसभा प्लस 239 राज्यसभा और प्रस्तावक समर्थक प्रपोजर सेकेंडर्स की जरूरत 2000। असम चाय संकट में केन्याई चाय आयात में वृद्धि 45%, पहली छमाही 2025। डिजिटल जनगणना 2027 में अनुमानित प्रगणक लगभग 34 लाख। और केरल पैम प्रकोप में इस साल कुल मामले 43 और कुल मौतें 4। ठीक है, अब एक नजर दे हिंदू के संपादकीय की मुख्य बातों पर, जो बिहार एसआईआर और आलंद मामले पर था। संपादकीय ने बिहार एसआईआर पर उठ रही चिंताओं को रेखांकित किया और आलंद मामले से तुलना की, जहां फर्जी फॉर्म 7 के इस्तेमाल के आरोप थे। उसने इस बात पर चिंता जताई कि आलंद जांच में ईसीआई ने कथित तौर पर तकनीकी रिकॉर्ड जैसे आईपी एड्रेस साझा करने से इनकार कर दिया था। संपादकीय ने इसे एक सामान्य समस्या बताया, सत्यापन योग्य विवरणों की कमी और ईसीआई का प्रतिक्रियात्मक रवैया। बिहार में भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी। ये सब ईसीआई में विश्वास की कमी को बढ़ाता है और संपादकीय ने ईसीआई की जिम्मेदारी पर जोर दिया। ईसीआई की विश्वसनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। जरूर। 1. उपराष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज, सभी सांसद, इजेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। 2. उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। 3. उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग विधि, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय एसटीवी। 4. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर, मतदाता सूची का गहन घर घर सत्यापन। 5. डिजिटल सेंसस 2027 की विशेषताएं, BYOD, सेल्फ इन्यूमरेशन, जियो टैगिंग। 6. बिट वर्सेस एफटीए, बिट निवेश सुरक्षा पर केंद्रित, एफटीए व्यापार पर ज्यादा व्यापक। 7. ब्लड मून का कारण, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश का रेली स्कैटरिंग। 8. पैम का कारक एजेंट, नेगेलिया फाउलेरी अमीबा। 9. ब्रह्मपुत्र का चारण कवि, डॉक्टर भूपेन हजारिका। 10. कुलगाम, दक्षिण कश्मीर में स्थित हालिया मुठभेड़ स्थल। बढ़िया रिवीजन। अब मेंस प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दे दें। श्रोता इनके उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, जरूर। 1. चुनाव आयोग ईसीआई में कथित विश्वास की कमी के कारणों का विश्लेषण करें। चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, खासकर डिजिटल प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग के संदर्भ में। 2. भारत की सामरिक स्वायत्तता की नीति इसके बहुसंरेखण दृष्टिकोण, मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच में कैसे प्रकट होती है, जैसा कि क्वाड और RICBRICS को जैसे समूहों में इसकी भागीदारी से स्पष्ट है। इस संतुलनकारी कार्य की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करें। 3. GS3 इकोनॉमी, असम चाय उद्योग का संकट भारत में भौगोलिक संकेत GI वाले उत्पादों के सामने आने वाली चुनौतियों को कैसे उजागर करता है। सस्ते आयात और ब्रांड कमजोर पड़ने से निपटने के लिए क्या नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं। How does the crisis in the Assam chai industry highlight the challenges faced by geographical indication GI products in India? What policy interventions are necessary to counter cheap imports and brand dilution? 4. GS3 S&T गवर्नेंस, भारत की पहली डिजिटल जनगणना के संभावित लाभों और जोखिमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। डेटा शासन, डेटा गवर्नेंस, निजता, प्राइवेसी और डिजिटल डिवाइड से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। Critically evaluate the potential benefits and risks of India's first digital census. What measures should be taken to address concerns related to data governance, privacy, and the digital divide? ये बेहतरीन सवाल हैं। अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। 5 सवाल। तैयार। पहला सवाल, उपराष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित में से कौन वोट डाल सकता है? A. केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, B. लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य,
सी संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी संसद के सभी सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। सोचने का समय। उत्तर है बी, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, ब्लड मून का लाल रंग किसके कारण होता है? ए चंद्रमा की सतह पर लौह ऑक्साइड, बी सूर्य से आने वाली लाल रोशनी, सी पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन रेले स्कैटरिंग, डी मंगल ग्रह का प्रतिबिंब। यह है सी, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। एकदम ठीक। तीसरा सवाल, नाइजीरिया फॉलेरी के कारण होने वाले संक्रमण का प्राथमिक मार्ग क्या है? ए दूषित भोजन खाना, बी मच्छर का काटना, सी दूषित पानी का नाक में प्रवेश करना, डी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। इसका उत्तर है सी, दूषित पानी का नाक में प्रवेश करना। सही जवाब। चौथा सवाल, भारत और इजराइल के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित होने वाली संधि का प्रकार क्या है? ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, बी बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT, सी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA, डी डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट। ये है बी, बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT। शानदार। आखिरी सवाल, ब्रह्मपुत्र का चारण कवि बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा किसे कहा जाता है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी ज्योति प्रसाद अग्रवाला, सी डॉक्टर भूपेन हजारिका, डी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। ये तो आसान है, सी डॉक्टर भूपेन हजारिका। पांचों सही। बहुत अच्छे। अब कुछ प्रमुख शब्दों के फ्लैश कार्ड्स देख लेते हैं। हाँ? 1 STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक वोटिंग प्रणाली जहां मतदाता उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में रैंक करते हैं। 2 इलेक्टोरल कॉलेज VP, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल जिसमें संसद के सभी सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत शामिल होते हैं। 3 SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची का गहन घर घर जाकर किया जाने वाला सत्यापन। 4 BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, एक मॉडल जहां कर्मचारी काम के लिए अपने निजी उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे डिजिटल जनगणना में प्रगणना। 5 जियो टैगिंग, किसी स्थान या वस्तु को भौगोलिक निर्देशांक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड असाइन करना। 6 FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक जो अन्य देशों के शेयर बाजारों में निवेश करते हैं। 7 GI, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, एक टैग जो किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और गुणवत्ता या प्रतिष्ठा को दर्शाता है, जैसे असम चाय। 8 बिट बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, दो देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए एक समझौता। 9 PAM, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोसेफेलाइटिस, मेगलेरिया फॉलेरिया, अमीबा के कारण होने वाला एक दुर्लभ घातक मस्तिष्क संक्रमण। 10 रैले स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन जो छोटे कणों जैसे वायु अणु द्वारा होता है, नीले प्रकाश को लाल प्रकाश से अधिक बिखेरता है रखता है। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। विंस्टन चर्चिल। यूपीएससी की यात्रा लंबी और उतार चढ़ाव भरी हो सकती है। असफलताओं से सीखें, सफलताओं पर विनम्र रहें और सबसे महत्वपूर्ण, आगे बढ़ते रहने का साहस बनाए रखें। बहुत खूब। तो ये था आज का हमारा विस्तृत विश्लेषण। आज हमने उपराष्ट्रपति चुनाव की बारीकियां, बिहार मतदाता सूची विवाद और ECI की चुनौतियां, भारत की पहली डिजिटल जनगणना की संभावनाएं और जोखिम, शेयर बाजार की तेजी के कारण, असम चाय उद्योग का संकट और GI सुरक्षा का महत्व, भारत इजरायल BIT और RIC संबंधों के भू राजनीतिक मायने, चंद्रग्रहण का विज्ञान, केरल में PAM का प्रकोप और सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंताएं, कुलगाम मुठभेड़ और आतंकवादी विरोधी रणनीति और डॉक्टर भूपेन हजारिका की सांस्कृतिक विरासत जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहराई से चर्चा की है। उम्मीद है यह चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। बेहतर धारणा के लिए इसे दोबारा सुनने पर विचार करें। ये विस्तृत विश्लेषण आपको UPSC प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और आपकी समग्र जागरूकता के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। अब एक विचार जिस पर आप आगे सोच सकते हैं। जैसे जैसे शासन और चुनाव
अधिक डिजिटल होते जा रहे हैं, नागरिकों के विश्वास, ट्रस्ट को बनाए रखने और तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए संस्थानों को किन मूल्यों और तंत्रों को प्राथमिकता देनी होगी। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमारी ₹299 वाली सदस्यता मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं और सभी वीडियोस का एक्सेस पा सकते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का उपयोग भी कर सकते हैं। इससे हमें चैनल को लंबे समय तक चलाने में मदद मिलेगी। कल फिर मिलेंगे एक और गहन विश्लेषण के साथ। तब तक पढ़ते रहो।